नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज एक बार फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां सियासी सरगर्मी आज और तेज हो गई। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सियासी बिसात एक एक करके हर पार्टी बिछाने में लग गई है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंच गईं। उन्होंने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की, फूल चढ़ाए, साथ ही यहां 2 मिनट का मौन भी रखा। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रियंका ने प्रदेश में फैले जंगल राज, पंचायत चुनाव में हुई हिंसा, महिला उत्पीड़न, ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ मौन धारण किया। इससे पहले आज दोपहर प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से प्रियंका खुली जीप में हजरतगंज पहुंची। यह तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। एयरपोर्ट पर स्वागत, उसके बाद प्रियंका का काफिला देखिए। जगह जगह पर रास्ते में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी थोड़ी देर में प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों और जिला शहर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। इसके अलावा किसान यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक होगी और कल अमेठी रायबरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों से मुलाकात के साथ ही प्रतियोगी छात्रों और बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ भी मीटिंग करेंगी। इसके अलावा पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, पूर्व जिला और शहर अध्यक्षों के साथ भी प्रियंका मीटिंग करेंगी। यानी 3 दिन के दौरे में कांग्रेस संगठन में उत्तर प्रदेश में जान फूंकने की प्रियंका एक बार फिर से कोशिश करेंगी, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। आज यह मौका है, क्योंकि अब जब प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में मुहिम एक तरह से शुरू कर दी है, यूपी में कांग्रेस को फिर से खड़ी करने में बहुत मशक्कत कर रही हैं प्रियंका गांधी। जरा एक नजर डालते हैं अब तक कांग्रेस का प्रदर्शन यूपी में कैसा रहा है। 2017 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बावजूद कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई थी। 2012 में 28 सीटें मिली थी कांग्रेस को। 2007 में उसे सिर्फ 22 सीटें मिली थी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भी देख लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ रायबरेली 1 सीट आई थी यूपी में, और 2014 में रायबरेली अमेठी 2 ही सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा में। हालांकि 2009 में कांग्रेस ने सभी को चौंकाते हुए 21 सीटों पर कब्जा किया था। इस बीच यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज यूपी बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक से जुड़े। बैठक में जेपी नड्डा ने सीएम योगी की तारीफ की, कल प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी, और नड्डा बोले यूपी तेजी से योगी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा यूपी कुछ साल पहले तक भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई भतीजावाद की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन बीते 4 साल में प्रदेश इस महामारी से बाहर निकलकर देश को लीड करने वाला राज्य बन गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बैठक को संबोधित किया। योगी ने कहा, दूसरी लहर के दौरान हमने मजबूती से काम किया। जरा सुन लीजिए क्या बोले योगी और जेपी नड्डा। हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ विकास के काम में जुटे हैं, वह उत्तर प्रदेश को नई दृष्टि, नई दिशा देते हुए आगे अग्रसर बढ़ रहा है, यह हम सब लोग जानते हैं। आप याद कीजिए, यही उत्तर प्रदेश था आज से कुछ साल पहले यह तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित था। जातीय आधार पर सत्ता को लेकर और सत्ता का दुरुपयोग करके किसी समाज के वर्ग को साथ देना और किसी समाज के वर्ग को प्रताड़ित करना, यह उत्तर प्रदेश का ऑर्डर ऑफ द डे हो चुका था। विकास नाम की चीज नहीं थी। जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, इसका अड्डा बना था तो उत्तर प्रदेश था। और आज जब हम बात करते हैं तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश in the last 4 years has become a state। पिछले 4 साल में ये एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो one of the leading states of the country बन करके खड़ा हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते कोरोना कालखंड की प्रथम लहर में
उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे। उस दौरान जब हमें एक बार लगता है कि हमारी प्रशासनिक मशीनरी इनके सामने कहीं पस्त न हो जाए, तब हमें हर एक जगह भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता दिखाई देते थे, जो सेवा के अभियान के साथ जुड़ करके प्रशासन का संबल बांध रहे थे, सहयोग कर रहे थे, और उसका परिणाम रहा कि 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को कुशलतापूर्वक उनके गांव और उनके घरों तक पहुंचाने में हमें मदद मिली। आज उसका परिणाम है कि प्रदेश की प्रथम लहर से सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद द्वितीय लहर को भी हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुकाबला किया। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी में अपने दौरे तेज कर दिए हैं। कल ओवैसी पश्चिमी यूपी के दौरे में मुरादाबाद और संभल पहुंचे और योगी सरकार पर जमकर हमला किया। इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को लैला, जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को लैला बता दिया और सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना मजनू बता दिया। ओवैसी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ हर इंटरव्यू में ओवैसी के मजनू बन चुके हैं, अपनी लैला को याद करते हैं। उन्होंने कहा, सीएम योगी मुझ पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में नहीं बताते। योगी पर किस तरह ओवैसी ने साधा निशाना, जरा सुन लीजिए। हेल्थ के मामले में योगी सरकार तो उत्तर प्रदेश जनता को धोखा दिया है। हम डेटा दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि 22 नवंबर 2019 को लोकसभा में मोदी सरकार ने एक जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर पेशेंट का वर्स रेशियो है। क्या है वो? कि सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है 4509 डॉक्टर्स की है और सिर्फ 1344 काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। तो वैसे कह रहे हैं योगी मेरे मजनू की तरह बर्ताव कर रहे हैं। यूपी में सियासी घमासान आप देख रहे हैं ना, दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, ओवैसी क्यों बोले योगी मेरे मजनू? और यूपी में उतरी प्रियंका, किसका बिगाड़ेंगी खेल? आज राष्ट्र की बात में इसी पर बहस होनी है। बहस की शुरुआत करता हूं इंट्रोडक्शन के साथ। मेरे साथ बीजेपी से आज प्रेम शुक्ला आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं, वारिस पठान को आप देख पा रहे हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, और प्रदीप सिंह को आप देख पा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। यूपी पर बड़ी पैनी नजर प्रदीप जी रखते रहे हैं और अपने लेखों में यूपी की राजनीति आज कहां खड़ी है उस पर प्रकाश डालते आए। आप सभी का स्वागत। लेकिन बहस शुरू करने से पहले मुझे राहुल गांधी का एक बयान सुनवाना है, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत अहम बयान है। कांग्रेस छोड़ने वालों पर राहुल गांधी ने तीखा निशाना साधा है। राहुल ने थोड़ी देर पहले कहा, डरने वालों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, डरने वाले लोग आरएसएस में चले जाएं, मजे लें। वो कहते हैं कांग्रेस में ऐसे लोगों को लाओ जो डरते नहीं हैं। क्या बोले राहुल, आप खुद ही सुन लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। ये मेरा बेसिक मैसेज है। देखा आपने, राहुल गांधी शायद हाल में जो एक एक करके बहुत सारे बीजेपी में गए हैं ना नेता, उन पर निशाना साध रहे हैं, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि उनके राइट हैंड माने जाते थे, क्या उन पर भी एक निशाना है? सुरेंद्र राजपूत, आप ही से शुरू कर रहा हूं और राहुल गांधी के बयान पर यहीं से शुरू करिएगा। क्या वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना था क्या राहुल गांधी का? बिल्कुल रहा होगा, हम इस चीज को इनकार नहीं करते। और सच बात यह है कि जिन जिन लोगों ने भी सत्ता की चाटुकारिता के लिए कांग्रेस की नीति नियम और सिद्धांत को
त्यागा है, उनके ऊपर तो हर एक के ऊपर निशाना लगना भी चाहिए, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हों, और चाहे वो जितिन प्रसाद साहब हों, और चाहे वो अन्य नेता हों, उनके ऊपर निशाना लगना कोई खराब बात नहीं है। मैं तो खुलेआम कहता हूं और पहले से कहता आया हूं मानक भाई कि कांग्रेस हमेशा एक निर्भीक लोगों की जमात है। कांग्रेस का जब उदय हुआ था तो अन्याय अत्याचार अंग्रेजों के जो थे उसके खिलाफ कांग्रेस का उदय हुआ और जो था। लोग बीजेपी छोड़ के बाकी पार्टियां छोड़ के कांग्रेस में आए, क्या वो निर्भीक हैं या वो डरपोक हैं? देखिए, नहीं, आज की डेट में अगर कोई कांग्रेस में आ रहा है, अगर सत्ता को छोड़ करके आ रहा है, तो मानक भाई आपको तो निर्भीक ही कहना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो सत्ता का ताकत को छोड़ करके आ मैं रहा है। आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुराने दिन आपको याद दिला रहा हूं जब आपकी पार्टी सत्ता में होती थी और विपक्षी दलों से बहुत सारे नेता आपकी पार्टी में आते थे। क्या वो भी लालची थे? वो भी चाटुकारिता कर रहे थे? बताइए ना, नाम बताइए। नवजोत सिंह सिद्धू। देखिए, फिर से ये सवाल तो नवजोत सिंह सिद्धू साहब से तुरंत पूछा जाना चाहिए कि वो कब आए हैं सत्ता में। आप इस चीज को देखिए ना कि जब वो सत्ता में जब आए थे भाजपा छोड़ करके, तब कांग्रेस राष्ट्रीय सत्ता में नहीं थी। आप समझिए इस चीज को। मैं आपसे बहुत साफ बात कह रहा हूं कि जब नवजोत सिंह सिद्धू आए थे तब पंजाब में भी कांग्रेस सत्ता में नहीं। अच्छा, ओके, तो यानी कहीं भी अगर रूलिंग पार्टी में कोई नेता जाता है तो वो चाटुकारिता होती है, वो लालच में जाता है। मोटे तौर पर यह बात बिल्कुल सच है। वो चाहे हमारी पार्टी में आए और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में जाए, मेरे ख्याल से इससे सब लोग एक मत होंगे। यहां पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो उस एक मत न हो। ओके, मैं आपसे बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं। ओके, मैं प्रेम शुक्ला से एक कमेंट हाथ की हाथ ले लेता हूं, उसके बाद प्रियंका गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के बयानों पर भी आ जाएंगे। प्रेम शुक्ला, मुझे अभी ऐसे याद नहीं आ रहा है, कुछ आप नाम याद दिला दीजिए ऐसे नेता जो आपकी पार्टी से गए हों रूलिंग पार्टी में जब कांग्रेस सत्ता में थी, चाटुकारिता करते हुए या लालच में। प्रेम शुक्ला। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही सांगठनिक और सत्ता और संस्कार वाली पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग कांग्रेस में नहीं गए होंगे। लेकिन यह सत्य है कि कई बार वैचारिक निष्ठाएं परिवर्तित होती हैं। अगर किसी का वैचारिक मतभेद हो जाए कांग्रेस में, राहुल गांधी की नीतियों से अगर किसी का मतभेद हो जाए, तो क्या लोकतंत्र में वह दास्ता स्वीकार करके राहुल गांधी की पार्टी में पड़ा रहेगा? उसकी अपनी नीतियां हैं, वो नीतियों के अनुसार जो है दूसरे दलों में जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग एक दल से दूसरे दलों में नीतियों में मतभेद होने के कारण भी जाते हैं। लेकिन कांग्रेस, जिस कांग्रेस की बात कर रही है, आपको ध्यान होगा तिवारी कांग्रेस एक जमाने में श्रीमती सोनिया गांधी की प्रेरणा से बन गई थी, और उस तिवारी कांग्रेस से अर्जुन सिंह समझ जब श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी तो तमाम जिन्होंने कांग्रेस से दगा दिया था, उसमें एक दो नाम नहीं, गुलाम नबी आजाद, माधवराव सिंधिया, कमलनाथ, ये सब कांग्रेस छोड़ गए, अर्जुन सिंह, सब कांग्रेस छोड़कर गए थे और सब कांग्रेस में लौट कर आए। तब वो जाते समय डरपोक थे, आते समय निडर हो गए। वो ये कहना चाह रही है कांग्रेस। तो मुझे लगता है श्रीमान राहुल गांधी को एक बार कांग्रेस का इतिहास ठीक से पढ़ लेना चाहिए। कांग्रेस से अधिक विभाजन किसी दल का हुआ ही नहीं है, चाहे वो इंडिकेट बनाम सिंडिकेट का विभाजन 60 के दशक का रहा हो, आपातकाल के बाद का रहा हो, श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद का रहा हो, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी ने कांग्रेस का इतिहास संपादित किया था, राजीव गांधी के कार्यकाल में वो भी कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, अहमद पटेल कांग्रेस छोड़कर चले गए थे, लौट कर आए, शरद पवार कांग्रेस में थे, चले गए, फिर चले आए, फिर चले गए। तो साहब ये तो कांग्रेस का अगर सिर्फ दल छोड़ने का इतिहास। प्रेम शुक्ला, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। प्रदीप जी, एक कमेंट आपसे ले रहा हूं पहले मैं। अभी जो सुरेंद्र राजपूत और प्रेम शुक्ला में बहस हो रही थी, ये जो नेताओं का दल बदल है जिस पर राहुल गांधी आज काफी नाराज दिख रहे हैं, प्रदीप जी। सुरेंद्र राजपूत दूंगा आपको मौका, अभी बहुत टाइम है, डोंट वरी। हाँ, दूंगा आपको, दूंगा। प्रदीप जी कहा, प्रेम जी ने कहा 5 सेकंड दे दीजिए बस। अच्छा, बोलिए। प्रेम शुक्ला जी चूंकि शिवसेना से आए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का वो इतिहास भूल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस ऐसी पार्टी है एकमात्र, कांग्रेस ने कभी अपना किसी दल में विलय नहीं किया, लेकिन जनसंघ ने जो है जनता पार्टी में विलीन कर दिया था। तो हम तो बटे अपनी ओके, ऑलराइट। प्रदीप जी, राहुल गांधी इतने नाराज क्यों लग रहे हैं? क्या उनकी नाराजगी इसलिए है प्रदीप जी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद जैसे उनके ट्रस्टेड एड जो थे, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, उनके करीबी नेता भी छोड़ के जा रहे हैं? क्या यह नाराजगी है या वाकई में वो ये कह रहे हैं कि विचारधारा से बाहर जो लोग जा रहे हैं उनकी जरूरत नहीं है हमको? नहीं माने कि देखिए, एक तो जो पार्टियों में आना जाना है उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। हर पार्टी का, राजनीतिक दल ही नहीं, संगठनों का भी कि 2 तरह की ग्रोथ होती है, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ
जो धीरे धीरे आप कार्यकर्ता खड़े करते हैं, संगठन बनाते हैं। और दूसरा इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, जो आप बाहर से दूसरे दलों से लोग आते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है इंदिरा जी के समय में पूरी संसोपा जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी आचार्य नरेंद्र देव की, अशोक मेहता के नेतृत्व में, जिसमें चंद्रशेखर जी थे, कृष्णकांत थे, मोहन धारिया थे, ये सब लोग कांग्रेस में आए। सीपीआई से मोहन कुमार मंगलम आए। तो ऐसे लोग आते रहे। अभी आप देखें तो सिद्धारमैया जो चीफ मिनिस्टर रहे कर्नाटक के, जनता दल से आए हैं। राज बब्बर समाजवादी पार्टी से आए। गुजरात में 20 साल तक कांग्रेस का चेहरा रहे शंकर सिंह वाघेला जनसंघ और बीजेपी से आए थे। इसी तरह से दूसरे पार्टियों में, ये मैं नहीं कह रहा हूं केवल कांग्रेस में ऐसा होगा, जो पार्टी सत्ता में रहेगी वो कुछ देने की स्थिति में रहती है, इसलिए लोग वहां जाते हैं। एक कारण होता है। दूसरा, जिस पार्टी में हैं, अगर उनको लगता है कि यहां हमारा भविष्य नहीं है, तब वो दल बदल करते हैं। तीसरा कारण होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का दबाव। उस कारण लोग बहुत से बदलते हैं। इनमें छोटे नेता ज्यादा होते हैं, जिले के या जो तहसील के नेता उस तरह के होते हैं। तो 3-4 कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग पार्टियां बदलते हैं। ओके, राहुल जी के बयान का जहां तक सवाल है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को कौन लाएगा? ये जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। उन्हें अध्यक्ष पद स्वीकार करना चाहिए। लोगों को जिनको वो अच्छा समझते हैं उनको लाने की कोशिश करना चाहिए। मुझे याद है आज से 11-12 साल पहले उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी में 5 आप दलित नेता, 5 मुस्लिम नेता के नाम बता दीजिए। नहीं है। तो सवाल यह है कि 12 साल में क्या हुआ, उस दिशा में पार्टी ने क्या काम किया? तो ये सवाल पहले राहुल गांधी को पार्टी के अंदर इस पर मंथन करना होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, लेकिन वो हमारी इच्छा से, आपकी इच्छा से या सुरेंद्र राजपूत जी की इच्छा से नहीं होगा। उसके लिए जो करता धरता है उनको उस दिशा में काम करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट। सुनील साजन, उसके बाद आऊंगा वारिस पठान, क्योंकि आज लैला मजनू पर बहस होनी है। वारिस पठान, सुनील साजन, प्रियंका गांधी एक तरफ आज उतर गई, असदुद्दीन ओवैसी अलग उतर गए। ऐसा लग रहा है कि आप तो घिर गए, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है यूपी में। ऐसा लग रहा है योगी जी के साथ साथ अखिलेश यादव भी गिर गए। सुनील साजन, देखिए मानक जी, जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का या माननीय अखिलेश यादव जी का है, तो वो घिरे नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। और जहां तक कांग्रेस का या दूसरे दलों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, सभी नेता आएंगे, वो काम करेंगे, घूमेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कौन कर सकता है? ये पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में जो जनादेश जनता ने जो दिया वो भाजपा के खिलाफ दिया और समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिया। तो यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी होने जा रहा है। ओके, यानी प्रियंका गांधी जो आ रही हैं, मतलब वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रही हैं। पिछली बार की तरह ही 7 सीटें आएंगी उनकी। हम कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम केवल ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों के अंदर लेकर के आएगी 2022 में। अरे 50 के भी नीचे, कमाल है। बताइए, 325 से सीधे 50 पे ले आएंगे आप योगी जी को, मोदी जी को, बीजेपी को? ये 47 से ही 350 गए हैं और वहीं से ये 47 पर आएंगे। ये तो जनता है ना। अच्छा, और ओवैसी जी को कितनी सीटें आएंगी? ओके, ऑलराइट। ओवैसी जी को कितनी सीटें आएंगी? वो तो कह रहे हैं लैला मजनू, वो तो कह रहे हैं हमारा मुकाबला योगी से है। तो देखिए, कौन किसका लैला, कौन किसका मजनू? लैला मजनू के बीच में मैं क्या जानूं, क्या मोहब्बत है? अब आइए जरा वारिस पठान, बताइए आप, ये जो नूरा कुश्ती आप लोग कर रहे हैं ना, लैला मजनू आपस में बन के, सब समझ रहे हैं, सबको पता है कि ओवैसी जी को यूपी में मिलना कुछ है नहीं, और उल्टे आरोप ये लग रहा है कि आप योगी जी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आप उतरेंगे, हिंदू मुस्लिम होगा, बीजेपी को फायदा होगा। देखिए मानक जी, देश का चाहे विपक्षी दल हो चाहे सत्ताधारी दल हो, सबकी मोहब्बत अगर दर्शाता है तो एक ही इंसान की तरफ है, वो ओवैसी साहब है।
कहीं भी हो, कुछ भी हो, सीधा नाम ओवैसी का ले लेते। तो ओवैसी साहब ने कहा बिल्कुल मैं तो लैला हूं, ये सारे मेरे मजनू हैं, क्योंकि मजनू को लैला से कितनी मोहब्बत थी, वही आज मोहब्बत ये सारे, चाहे योगी हो या कांग्रेस वाले हो, जो भी हो, सब दिखाते हैं। तो आप और हम सब देखते ही है। मगर बिल्कुल अल्लाह ताला का शुक्र है कि ओवैसी साहब के साथ पूरे देश की आवाम की मोहब्बत है। वो कल हमने यूपी में भी देख लिया कि एक ओवैसी साहब जब गाड़ी में निकले तो कितना बड़ा काफिला था और कितने सारे लोग उनके साथ जुड़ गए। तब के मोदी जी एक जगह पर बैठ के भाषण दे रहे थे वाराणसी के अंदर, और कल तो मुझे मानक वाकई में बता रहा हूं कि इतनी हंसी भी आ रही थी और ताज्जुब भी हो रहा था साथ में कि मोदी जी इतना झूठ पे झूठ बोलते जा रहे थे कि वहां योगी बैठे हुए थे। योगी कुछ सोच रहे थे कि मैंने इतने सारे कार्य कब कर दिए 4.5 साल के काम में। वो खुद हैरान थे, जबकि देखा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन में योगी पूरा फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से मोदी जी ने उनको बर्थडे तक विश नहीं किया, जन्मदिन की मुबारकबादी नहीं की थी एक ट्वीट के ऊपर। ये लखनऊ में बर्थडे बन रहा था, तब दिल्ली में मीटिंग चल रही थी। आप सब हमको तो पता ही है क्या कल का भाषण आपने ढंग से सुना नहीं, इसका मतलब कल जो एक ही सेंटेंस में आपने कल का भाषण सुना नहीं ढंग से। सबसे कितनी तारीफ की कल प्रधानमंत्री ने योगी जी की, सबसे पहले खूब तारीफ की कल तो। और आप कह रहे हैं कि वो पुरानी बातें याद कर रहे हैं आप। 6 मरतबा तारीफ की योगी की। हाँ। वही तो मैं बता रहा हूं, योगी खुद हैरान थे कि मैंने इतने कौन से काम कर दिए जो योगी मोदी जी मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। और तारीफ में क्या कहा, यूपी में रूल ऑफ लॉ है, यूपी में माफिया राज खत्म हो गया है, यूपी सरकार ने कोविड को बहुत अच्छी रीत से संभाल लिया है। ये पूरा उल्टा है, ये पूरा गोल गोल घुमा के बोल दिया, पूरा यू टर्न। इसका रिवर्स है, मैं बताता हूं कैसे मानक जी। यूपी में रूल ऑफ लॉ कहां, हमारी महिलाएं बाहर घूम नहीं सकती। 66% क्राइम रेट यूपी में महिलाओं के प्रति बढ़ गया है। माफिया राज की बात कर रहे थे, 4 दिन पहले एक जर्नलिस्ट जो लिकर दारू माफिया के खिलाफ स्टोरी लिखा, उसका मर्डर हो गया था। और कोविड की बात आप हम सब ने, पूरे देश ने नहीं दुनिया भर ने देखा कि किस तरह से कम 3-4 लाख से ज्यादा लोगों की यूपी में जान चले गई। किस तरह गंगा के किनारे, मोदी ने कहा था मां गंगा ने बुलाया है, तो उनको जवाब देना चाहिए था कि किस तरह गंगा किनारे हमने देखा हमारे हिंदू भाई बहनों की लाशें बह रही थी। मतलब 2000 से ज्यादा अरे लाशें तो ठीक है, मतलब वारिस पठान आप ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हटाएंगे बीजेपी को सत्ता से यूपी में, असदुद्दीन ओवैसी और आपकी पार्टी हटाएगी ना? यानी प्रियंका गांधी जो आज आई हैं, या अखिलेश यादव जो आएंगे, या फिर मायावती जो आएंगी, उनसे वो कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, देखिए साहब मानक जी, जनता फैसला करेगी। जनता जनार्दन है, जनता समझदार है, जनता को पता है कि कौन डेवलपमेंट की बात कर रहा है, कौन विकास की बात कर रहा है। और हमारा तो एजेंडा है, हम तो राजभर साहब की जो पार्टी है भागीदारी संघर्ष से मोर्चा के साथ लड़ रहे हैं। मुसलमान, दलित, पिछड़ा हुआ वर्ग सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। तो हमारा एक विजन है, हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने की बात कर रहे हैं, यूपी के अंदर विकास की बात कर रहे हैं। मैं अगर समाजवादी पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे तो उनसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए 4.5 साल में कोई 5 बड़े काम जो योगी ने किए हो? नहीं किए। उसके पहले समाजवादी पार्टी थी, अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र में कहा था 2012 के कि अगर हम सत्ता में आ गए तो मुसलमानों को हम 12%, 16% रिजर्वेशन देंगे जॉब और एजुकेशन में। वो उन्होंने नहीं दिया। तो कांग्रेस का तो आपको पता है पूरा पत्ता साफ है हर तरफ। एक ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम है जो हम वहां पर आ रहे हैं, उस वैक्यूम को हम भरना चाहते हैं। लोगों की मोहब्बत है जो हमको लोग बुला रहे हैं कि आप आइए। अच्छा एक मिनट, ओके वारिस पठान एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं जरा वो फॉर्मूला एक बार फिर से बता दीजिएगा, जो फॉर्मूला राजभर जी के साथ मिलकर आपने बनाया था ना फॉर्मूला। कितने 5 सीएम 5 साल में 20 डिप्टी सीएम, यही फॉर्मूला बनाया था ना आपने? जी जी जी। तो पहले साल में सीएम कौन बनेगा? अब देखिए वो फॉर्मूले को तो अभी आगे इंप्लीमेंट, देखिए फॉर्मूले सब होता है, वो डिसाइड होता है पार्टी की मीटिंग्स के अंदर, उस पर क्या करना, कितने सीएम कितने डिप्टी सीएम बनना, ये बात की बात है। फिलहाल हम वहां पे जा रहे हैं, पॉजिटिव माइंड लेकर, लोगों की मोहब्बत हमको पुकार के बुला रही है, आप आइए चुनाव लड़िए। प्रेम शुक्ला, हम जा रहे हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने यूथ का, यूथ के लिए। आज आपने पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर इतना बड़ा बिल डाल दिया। मैं बताऊं आपको मानक जी, योगी जी पूरा मोदी के अगेंस्ट जा रहे हैं, जबकि फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन का केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफिडेविट डाला कि हम लोग कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकते पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के खिलाफ
क्योंकि उससे कपल्स का इंटरफियर होता है लाइफ में। हर कपल को इजाजत अपनी तरह बच्चे पैदा कर दे। अब यूनियन गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, योगी सरकार उस पर पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे। अरे पॉपुलेशन कंट्रोल करने से वो जो रोजगार चला गया वो मिल जाएगा क्या? और आंकड़े हैं कि भाजपा ओके प्रेम शुक्ला, ऑल राइट, ओके मैं समझ गया पॉपुलेशन कंट्रोल का योगी सरकार का नया कानून आपके लिए अहम मुद्दा होने वाला है, मैं समझ गया। प्रेम शुक्ला, पहले ये लैला मजनू वाली ये स्थिति थोड़ा साफ करिए जरा। ओवैसी जी कह रहे हैं कि आपने उनको लैला बना दिया है और योगी जी उनके मजनू बन गए, क्या चक्कर है ये? देखिए मुझे लगता है मानक जी कि असदुद्दीन ओवैसी जी को सनातन धर्म के संत की महत्ता का ज्ञान नहीं है कि योगी जो है उसको भोगी वाले प्रतिबिंब जो है उसके लिए सदुपयोग में नहीं लाए जाने चाहिए, ये दुरुपयोग है। तो योगी जी के लिए मजनू जैसे शब्दों का प्रयोग करना यही मानसिकता को दर्शाता है। अब दूसरी बात जहां तक रही, उन्होंने दूसरा जो मुद्दा उसमें उठाया है वो मुद्दा उठाया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के कार्यकाल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं हुआ। 74 वर्षों में ऐसा काम कभी नहीं हुआ। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर कब मिला? योगी जी के शासनकाल में। 29 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? योगी जी के कार्यकाल में। 14 नए मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी शुरू कब हुई? योगी जी के कार्यकाल में। 6 नए सुपर स्पेशलिटी मेडिकल ब्लॉक की स्थापना कब हुई? योगी जी के कार्यकाल में। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स की स्थापना और संचालन कब प्रारंभ हुआ? योगी जी के कार्यकाल में। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? योगी जी के कार्यकाल में। हर रविवार को पीएससी पर मुख्यमंत्री आरोप मेले का आयोजन कब प्रारंभ हुआ है? उसका इम्प्लीमेंटेशन आगे कुछ हुआ ही नहीं है। आप जाइए देख लीजिए ना मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 76 जिले हैं मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? खाली एक ही जिला में 1200 करोड़ रुपए की निधि दे देते हैं। बाकी के जिलों का क्या होगा? क्या बाकी के जिलों के कैमरे को निमंत्रित करता हूँ, क्या आके हमारे कार्यकर्ता जाके दिखा देंगे जगह पर। हाँ चलिए, अरे आप बता नहीं सकते 5 वो मेजर काम जो योगी जी ने किए, कुछ नहीं किया है। और ये जनता के पास पूरे आंकड़े हैं, मेरे पास तो पूरा डेटा लेकर बैठा हूँ। अगर बोलने जाऊंगा तो 1 घंटा शुरू कर दिया। देखिए शुक्ला जी, योगी फेल हो चुके हैं एज अ सीएम, उनकी आप मैं सिर्फ हेल्थ अचीवमेंट पे बोलना शुरू किया हूँ। मानक जी को ज्यादा लग रहा है। अच्छा हेल्थ पे जान चलेगी उसके बारे में क्या बोलना है? कोरोना काल में वारिस पठान एक सेकंड, इतनी बौखलाहट क्या है? वारिस पठान एक सेकंड। नहीं, लैला मजनू पे बोलने से आप बच क्यों रहे हैं? प्रेम शुक्ला, पहले ये बताइए, मैंने लैला मजनू पे सवाल पूछा, असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सवाल पूछा, आप विकास कार्यों की लिस्ट गिनवाने लगे। मैं ये कह रहा हूँ, ये नूरा कुश्ती हो रही है क्या? वाकई में लैला मजनू है क्या AIMIM और बीजेपी? देखिए नहीं, मैंने पहले ही नहीं, उन्होंने 2 बिंदु उठाए थे, उन्होंने 2 बातें कही थी। नहीं 2 बातें कही थी। एक कहा लैला मजनू, तो मैंने स्पष्ट कहा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जैसे पीठाधीश्वर के लिए मजनू शब्द का प्रयोग उनकी अवमानना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनको लैला बनने का अधिकार है ओवैसी जी को, लेकिन योगी जी को मजनू कहना एक पीठाधीश्वर का जानबूझकर एक मुसलमान द्वारा किया गया अपमान। अरे वो ये कह रहे हैं कि आप जानबूझकर ओवैसी जी को टारगेट कर रहे हैं। लैला मजनू छोड़ दीजिए, चलिए भूल जाइए लैला मजनू। आप जानबूझकर अपनी लड़ाई ओवैसी से बता रहे हैं, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ना चाहते, कांग्रेस से नहीं लड़ना चाहते, प्रियंका गांधी से आप नहीं लड़ना चाहते, मायावती से आप नहीं लड़ना चाहते, इसीलिए आपने सॉफ्ट टारगेट चुन लिया है। नहीं पता है क्या बोला है। नहीं, अगर जरा रिकॉर्डिंग तो सुनाइए मानक जी के, योगी जी ने क्या कहा और ओवैसी जी ने क्या कहा। पहले इनको रिकॉर्डिंग सुनाइए, उसके बाद शुक्ला जी की आंख खुलेगी। ओवैसी क्या कहना चाहते हैं? आपको पता ही नहीं शुक्ला जी क्या हुआ, क्या बोला, डिबेट ऐसा ही करने शुरू हो गए। योगी जी मैं तो इतना निकृष्ट हूँ कि मेरा नाम भी मत लीजिए। ओवैसी जी वहां पे जा रहे हैं, जनता की मोहब्बत उनको बुला रही है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और लड़ने का मकसद ये है हम जीतने जा रहे हैं। किसी का वोट काटने, वोट बांटने नहीं, हम खुद हमारे कैंडिडेट को जिताने की पूरी कोशिश करते हैं, जाकर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पैदा करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, आगे किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना उसकी हम बात करते हैं। अच्छा ओके, ऑलराइट, ओके, 1 सेकंड, सुरेंद्र राजपूत और सुनील साजन के पास जाऊंगा, लेकिन पहले प्रदीप जी एक कमेंट जरा प्रियंका गांधी ने आज जो मुहिम शुरू की है उस पर करिएगा। प्रियंका गांधी, और मैंने शुरू में बताया भी, कांग्रेस की स्थिति पिछले कुछ चुनाव में, पिछले 3 चुनाव में कैसी रही है, बहुत खराब। 2009 का लोकसभा चुनाव छोड़ दीजिए, उसमें अच्छा किया था कांग्रेस ने, उसके बाद देख लीजिए क्या हाल है। प्रदीप जी, इस बार क्या दिखाई देता है आपको? प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है?
मानक जी, मैं कहूंगा बड़ी देर की मेहरबान आते आते। अगर 2019 में जब प्रभार मिला था उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से का प्रियंका गांधी को, और लोकसभा चुनाव में नतीजा आया तो राहुल गांधी अमेठी का चुनाव हार गए। अगर उस समय से पार्टी का संगठन खड़ा करने की कोशिश हुई होती तो आज स्थिति बेहतर होती। देखिए, कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है आज भी जिसका देश के हर गांव कस्बे में 1, 2, 4, 10, 20 कार्यकर्ता मिल जाएगा। नाम है, ब्रांड है। जरूरत है नेतृत्व की, संगठन की। मुझे याद है 2007 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस की हार हुई, उस समय दिग्विजय सिंह प्रभारी थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के। चुनाव के बाद उन्होंने एक सुझाव दिया था, रिपोर्ट दी थी अपनी। उसमें उन्होंने कहा था कि ये चुनाव तो हार गए हम, लेकिन अगर हम आज ही अगले महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर सारे 403 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार तय कर दें और उनके हिसाब से जिला कमेटियां बनाएं और उनको 5 साल काम करने दें, तो हमारी स्थिति अगले चुनाव में बेहतर होगी। लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। सवाल यह है कि कांग्रेस में कमेटियां बनती रही है, रिपोर्ट बनती रही है, उन पर अमल नहीं हुआ है। तो अगर शुरुआत की है प्रियंका गांधी ने तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ हासिल होने वाला है। सुरेंद्र राजपूत, जवाब दीजिए। उसके बाद सुनील साजन, आपके पास भी आ रहा हूं। प्रियंका गांधी उतर तो गई हैं, प्रदीप जी की बात आपने सुन ली, आपने सुनील साजन की बात सुन ली। सुनील साजन तो यही कह रहे हैं सबको हक है आए, लेकिन सबको पता है बीजेपी का मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी से है। देखिए, आपकी बात हो या प्रदीप जी की बात हो, निश्चित तौर पर मूर्धन्य पत्रकारों की मीमांसाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं धनात्मक ऊर्जा देती हैं, चाहे वो भले ही निर्मम मीमांसाएं हो। प्रदीप जी ने जितनी बातें कही उसमें उसके विरोध का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इतिहास हमारा असफलताओं से भरा हुआ है 2009 के बाद में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस वक्त प्रियंका गांधी जी पूरी ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं। अजय लल्लू जी का नेतृत्व चल रहा है। सारी जिला शहर कमेटियां अब तक कोरोना काल में लगी हुई। अच्छा, एक सेकंड, आपने क्या कहा? उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रही है, मतलब कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व कर रही है, ये कह रहे हैं ना आप? नहीं, हमारी प्रभारी है ये तो निश्चित तौर पर। इस समय तो नहीं, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व कर रही है। आपने कहा उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रही है। मैं उससे ये मतलब निकाल रहा हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश की सारी जनता प्रियंका गांधी के साथ है। निश्चित तौर पर हम तो यही चाहते हैं, और जनता ने जिस तरीके से कोरोना काल में हमारा सहयोग और समर्थन किया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सहयोग और समर्थन किया है, तो हम उससे अभिभूत हैं और आगे भी हम मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जनता के नेतृत्व में मतलब योगी जी को प्रियंका ही हरा सकती है ना? देखिए, हर दल चाहता है, बिल्कुल हम एज ए कांग्रेसमैन बिल्कुल चाहते हैं योगी जी को प्रियंका जी ही हराएंगी। हर दल के पास अपना इस बात का प्रभाव होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि वही सत्ता को हराएंगे। बात योगी जी की नहीं है, बात सत्ता की है। यहाँ पर योगी जी की जगह केशव मौर्य होते तो हम केशव मौर्य को हराने की बात कर रहे होते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सुनील साजन, सब अगर अलग अलग योगी जी को हराने के लिए दम भरेंगे तो फिर तो क्लियर है क्या होने वाला है चुनाव में। सुनील साजन, देखिए मानक जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना हूं, मैंने बीजेपी के भी प्रवक्ता को सुना है। ये बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, इन्होंने बड़ी लंबी एक सूची गिना दी योगी जी के काम की। लेकिन क्या इन सूची में एक भी वो काम है जब योगी जी ने शपथ ली उसके बाद शुरू हुआ हो? वो एक भी काम नहीं है। तो ये इनकी झूठी लिस्ट है। ये लोग कल प्रधानमंत्री जी से प्रभावित ज्यादा हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जैसे झूठा प्रचार कर दिया, झूठी प्रशंसा कर दी, वैसे बीजेपी के प्रवक्ताओं को वही करना है। जहां तक सवाल है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी हरा सकती है और माननीय अखिलेश यादव जी हरा सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं हमें कोई बड़ा घमंड है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4.5 साल सड़क से सदन तक हम लड़े हैं। पंचायत चुनाव में जो जनता ने जनादेश दिया वो ये महसूस कराया है कि वो अखिलेश यादव जी पर भरोसा कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने विकासवाद की बात की, अच्छा लगा। क्या प्रियंका गांधी चुनावी पर्यटन कर रही है? क्या प्रियंका चुनावी पर्यटन कर रही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। सभी दल के नेता आएंगे, घूमेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और अपने प्रत्याशियों को लड़ाएंगे।
लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ने विकासवाद की बात की, आज बहस भी हो रही और हम लोगों को मानक जी अच्छा लगा कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी विकास पर बात करना। अच्छा, एक चीज और कहिएगा जरा सुनील साजन, मैं चाह रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भी एक कमेंट करिएगा जरा, लैला मजनू वाले बयान पर, क्योंकि बहुत जगह इसकी चर्चा हो रही है। लैला मजनू मानक जी, मैं केवल मैं लैला मजनू में नहीं पढ़ना चाहता। ये मैंने पहले ही कह दिया कि लैला को मजनू से कितनी मोहब्बत है, मजनू को लैला से कितनी मोहब्बत है, ये लैला मजनू तय करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, इस लैला मजनू के चक्कर में जो पत्थर चल रहे हैं, वो पत्थर उत्तर प्रदेश के किसानों पर, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों पर, उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित पर जरूर प्रहार हो रहा है। प्रेम शुक्ला, तो पत्थर की जो चोट है वो उत्तर प्रदेश की आम जनता को लग रही है। हाँ, प्रेम शुक्ला, मजे लैला मजनू ले सकते हैं। ओके, प्रेम शुक्ला, देख रहे हैं आप, सारी पार्टियां योगी जी पर, आप पर निशाना लगा रही हैं। आप सोच रहे होंगे सब अलग अलग लड़ने वाले हैं, आपको फायदा होगा, लेकिन अगर सब मिलकर आपका आप पर निशाना लगाएंगे और आपकी नाकामियां गिनाएंगे प्रेम शुक्ला, तो आपके लिए दिक्कत नहीं होने वाली है क्या? देखिए, जब आप विश्व कप खेलते हैं तो जो चैंपियन होता है उसको हराने के लिए सारी टीमें आती हैं। उसी तरह से जो जीतने वाला विजेता है, उससे ही लोग, जो सत्ता में बैठा उससे चाहेंगे लोग कि इसको सत्ता से च्युत करें। और इस देश में कोई द्विदलीय पद्धति तो है नहीं, इस देश में बहुदलीय प्रणाली लोकतांत्रिक है। और समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, बसपा भी चुनाव लड़ेगी, पीस पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, राजभर जी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, 10-5 और दल चुनाव लड़ेंगे। दूरदर्शी पार्टी जो है एक जमाने में 542 लोकसभा सीटों पर जो है प्रत्याशी उतारा करती थी। तो प्रत्याशा करने का अधिकार हर किसी को है। सवाल यह पैदा होता है कि जनता का जनादेश किसके पक्ष में है। तो 2014 में किसके पक्ष में, 2017 में किसके पक्ष में, 2019 में किसके पक्ष में, 2021 में किसके पक्ष में, और कल्याणकारी कार्य कौन कर रहा है, ये कौन तय करेगा? ये जनता तय करेगी। और जनता का कभी भी जो है, जनता विपक्ष से सर्टिफिकेट लेके किसी को सत्ता की चाबी नहीं सौंपती है। भारतीय जनता पार्टी से जो है सर्टिफिकेट लेके कांग्रेस को नहीं सौंपेगी। कांग्रेस, सपा, बसपा, पीस पार्टी से जो है सर्टिफिकेट लेके हम नहीं आएंगी। अच्छा, हमको तो बता रहे ना। अच्छा, 2021 में समझ गया, 2021 में सोच में पड़ गया था, मैं सोच में पड़ गया था 2021 में प्रेम शुक्ला आपने कौन सा चुनाव जीता है, लेकिन फिर तब मुझे समझ में आया कि आप पंचायत चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। वारिस पठान कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए वारिस पठान। हमने लीजिए, तो पंचायत चुनाव में के खिलाफ महत्वपूर्ण इकाई है। मानक जी, मैं सुन रहा था अभी भाजपा के प्रवक्ता को, शुक्ला जी को बोल रहे थे, कहाँ भाई योगी ने अच्छा काम किए, मोदी ने अच्छे काम किए। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि कल मोदी जी ने योगी की तारीफ करने की बजाय ये बोलना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, दूसरा वेव कोरोना का बचाने में, लोगों की जान बचाने में पूरी तरह से फेल हो चुकी। मोदी जी ने योगी की तारीफ करके पूरे उत्तर प्रदेश की उस आवाम का दिल पे नमक छिड़ा है, दिल दुखाया है, जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है ये कोविड काल में, उनके जख्मों पे नमक छिड़का है, जिनकी घर वालों को हमने बॉडी जिनकी थी कॉर्पस, उनको तैरते हुए गंगा किनारे देखा है। मुझे प्रदीप जी को लाना पड़ेगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी क्या फैक्टर रहेंगे इस बार यूपी के चुनाव में, इसका विश्लेषण भी बहुत जरूरी है। और ये लैला मजनू की बात करिए, प्रदीप जी आपको क्या लगता है लैला मजनू? नहीं मानक जी, वो अलग बात है, उसकी राजनीति को समझिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं मिलता, इसलिए हर चुनाव में, चाहे वो किसी विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, बीजेपी की कोशिश रहती है कि जो मुस्लिम वोट जिन पार्टियों को मिलते हैं वो बढ़कर मिले, किसी एक पार्टी को एक मुश्त न जाए, उसके लिए वो कोशिश करती है। इसी रणनीति के तहत ओवैसी को प्रमुखता जो है बीजेपी दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को आप समझिए, उनको मालूम है कि इस चुनाव में उनका कुछ नहीं होने वाला, कोई सीट वीट नहीं मिलने वाली, एक आध कोई इंडिविजुअल जीत जाए वो अलग बात है। उनकी नजर है और उनकी दुश्मनी बीजेपी से उतनी नहीं है, उनकी प्रतिद्वंदिता जो है उन राजनीतिक दलों से है जिनको मुसलमान वोट देता है। वो उसको संदेश दे रहे हैं कि अब विकल्प पर विचार करो, मैं भी हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरी तरफ भी देखो, मेरी ताकत बढ़ाओ, मेरी ताकत बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें ताकत दूंगा। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है
और वो एक दिन एक चुनाव की नहीं है, वो लगातार धीरे धीरे, जिसको चाइनीज संदर्भ में ज्यादा कहा जाता है सलामी स्लाइसिंग, वो एक एक कदम करके बढ़ना चाहते हैं। उनको इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई कुछ नहीं मिलने वाला। ओके। वोट की लिहाज से भी और सीट के लिहाज से बिल्कुल, लेकिन वो अपनी आगे की राजनीति को समझ रहे हैं। धीरे धीरे पत्रकार जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अपना फुटप्रिंट एक एक करके हर राज्य में फैलाना चाह रहे हैं। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। सुरेंद्र राजपूत, आपको क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने अपना अभियान शुरू किया है। सुरेंद्र राजपूत, इस बार ऐसा क्या हो जाएगा? जैसा मैंने पहले बताया, अब तक तो आपकी पार्टी की हालत ठीक है नहीं, यूपी में साफ दिख रहा है, बाकी देश में भी ठीक नहीं है। इस बार ऐसी क्या उम्मीद है आपको कि योगी जी को प्रियंका हरा सकती है? कहते हैं ना मानक, करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, चलते ही चलो के अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जनता ने कोरोना काल की जितनी भी परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, सब झेली है। बेरोजगारी की परेशानी और दुश्वारियां झेल रही है, जो हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, छिनैती है, इनकी परेशानियां और दुश्वारियां झेल रही है। जनता हमारे साथ जाएगी, ये अपने आप में सत्य है। और एक बात में आदरणीय प्रेम शुक्ला जी की पार्टी और ये वारिस पठान साहब की पार्टी के बारे में कह दूं तो इन लोगों की आदत है कि तुम मुझे पंत कहो और मैं तुम्हें निराला। एक दूसरे के, एक आदमी हिंदुओं के वोट का ठेकेदार बन जाता है और एक आदमी मुसलमान के वोटों का ठेकेदार बन जाता है, बाकी सब लोग क्या ढपली बजाएंगे? एक चीज जान लीजिए कि जनता समझ चुकी है, वारिस पठान साहब आपको भी, और जनता समझ चुकी है प्रेम शुक्ला साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आज मेरे पास टाइम इतना ही है। आज मेरे पास टाइम इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। प्रदीप जी ने बहुत बढ़िया विश्लेषण भी कर दिया आपको, इंडिपेंडेंट एनालिसिस के असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर कितना चलेगा, प्रियंका गांधी का क्या स्कोप है, राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि हमें डरपोक लोगों की जरूरत नहीं है, और साथ ही आपने हर पार्टी का स्टैंड भी सुन लिया, असदुद्दीन ओवैसी के एंट्री पर भी और योगी को कौन हरा सकता है इस पर भी। इसी तरह की बहस चलती रहेगी, अभी तो शुरुआत है। एक एक करके जैसे जैसे विपक्षी पार्टियां अपना अभियान शुरू करती जाएंगी, उनके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कितने आसार हैं उनके चुनाव जीतने के, इसका एनालिसिस हम करते रहेंगे। आज बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला, सुरेंद्र राजपूत, वारिस पठान, सुनील साजन, प्रदीप जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।